जॉब सट्टा के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में आप सभी को पता है कि झारखंड में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड जीएस जितना इम्पोर्टेंट है उसमें झारखंड का करंट अफेयर्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड का करंट अफेयर फरवरी माह का पूरा सार को देखेंगे। इससे पहले इसी चैनल पर मैंने झारखंड करंट अफेयर्स जनवरी माह को कंप्लीट किया है। आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स के वीडियोस देखें और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो चूँकि लंबा होगा, आप सभी वीडियो पे बने रहें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड के आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अभी फरवरी माह का करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम लोग, उसको पहले मैं आपको कॉन्टेंट को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, पहला हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 लाख लोगों को मिलेगा आवास का लाभ। उधवा झील के बारे में जानेंगे, सरना कोट के बारे में जानेंगे, झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति को जानेंगे, रांची फार्म में एवियन फ्लू का प्रकोप को जानेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व को जानेंगे, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की समीक्षा को जानेंगे, झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा को जानेंगे। ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग चर्चा में रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 लाख लोगों को मिलेगा आवास। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे हम लोग PMAY के तहत जानते हैं के तहत अब झारखंड के लगभग 4 लाख लोगों को घर मिलने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब झारखंड के लोगों को अपना घर मिलने जा रहा है। शुरुआत में केंद्र सरकार ने प्रारंभ राज्य में 1.13 लाख बेघर लोगों को आवास प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? जो मुख्य बिंदु है इसके बारे में उसको देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे PMAY के नाम से जानते हैं, क्या है? यह देश में गरीब और निम्न आय वर्ग के आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। यह योजना वर्ष 2015 में आरंभ की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी लोगों को आवास प्रदान करना है। हालांकि सरकार इस लक्ष्य से चूक गई है और अगस्त 2022 में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने देश भर में लाखों नए घर बनाने की योजना बनाई है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि कई लोगों के पास अपना घर नहीं है। यह विशेष रूप से अस्थायी आश्रयों या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए लाभदायक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ क्या है? किफ़ायती ऋण। इसके लाभ क्या है? किफ़ायती ऋण। PMAY के तहत गरीब और निम्न मध्य वर्गीय के लोगों को घर खरीदने के लिए किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराना जाता है। इसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज दर में कमी आती है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग OBC को प्राथमिकता दी जाती है। सब्सिडी। यह योजना नगद सब्सिडी भी प्रदान करती है, जो घरों के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए उपयोगी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने या सुधारने के लिए 1.2 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि शहरी में इससे ज़्यादा 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मकानों की गुणवत्ता और डिजाइन। PMAY के तहत निर्मित मकानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप किस प्रकार की मकान बना रहे हैं। इन घरों की स्थायी और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही घरों का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि वे सभी मौसम की स्थिति के अनुकूल हो और परिवार के सभी सदस्य उसमें आराम पूर्वक रह सके। ऋण लिंक्ड सब्सिडी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS वर्ग, निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय वर्ग MIG 1 एंड MIG 2 के लोग घर खरीदने या बनाने के लिए क्रमशः 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए एवं 12 लाख रुपए के तक आवास ऋण इतना दर में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको चीज़ों को समझेंगे कि फीचर्स क्या है। ये जो PMAY है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, व्हाट आर दिस फीचर्स ऑफ दिस स्कीम? फर्स्ट फीचर्स है ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स विथ वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट, वुमेन एम्पावरमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर, सिक्योरिटी ऑफ टेनर
एडिक्यूटी फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग झारखंड के उधवा झील के बारे में जानेंगे कि क्या है, चर्चा में क्यों है। रामसर अभिसमय ने भारत में 4 नए आर्द्र भूमियों को मान्यता प्रदान की है, जिसे देश में ऐसे नामित स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 89 हो गया है। नामसर, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है, रामसर सूची में नए नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है सरककट्ट पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु का है, थेरथंगल या त्रिथगल पक्षी अभयारण्य जो में तमिलनाडु से है, और खेचो औपरली वेटलैंड स्कीम जो सिक्किम का है, और उधवा झील जो कि झारखंड का है, साहिबगंज में। राज्यवार वितरण, तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक रामसल स्तर 20 है। सबसे अधिक रामसल स्तर किस राज्य में है भारत के, तो तमिलनाडु में है। सिक्किम और झारखंड अपने नए पदनाम के साथ पहली बार रामसर सूची में शामिल हुआ है। देखिए ये जो है ना, झारखंड का जो उधवा झील ये पहली बार फैला है जो कि रामसर सूची में शामिल हुआ। ठीक उसी प्रकार सिक्किम का भी जो खेचो ओपलरी वेटलैंड है वो भी रामसर सूची में शामिल हुआ है। भारत की वैश्विक रैंकिंग, भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसल स्तर है और विश्व स्तर पर इसका स्थान तीसरा है। याद रखिएगा कि भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसल स्तर है 89 और विश्व स्तर पर इसका स्थान तीसरा है। यूनाइटेड किंगडम में टोटल रामसल साइट्स है 176, मैक्सिको में 144। पिछले दशक में भारत में रामसल स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 89 हो गई है तथा मात्र 3 वर्ष में 47 स्थल इसमें जोड़े गए हैं। आर्द्र भूमि का महत्व, आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अस्थायी, मौसमी या स्थायी रूप से जल से आवृत हो रहते हैं। वे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें शामिल है बाढ़ नियंत्रण, जलापूर्ति, जैव विविधता संवर्धन, भोजन, फाइबर और कच्चे माल के स्रोत। उधवा झील के बारे में हम लोग जानेंगे। यह झारखंड के साहिबगंज जिले में है, स्थित है। यह उधवा नामक एक छोटे से गांव में स्थित है, जिसका नाम महाभारत में भगवान कृष्ण के मित्र संत उद्धव के नाम पर रखा गया है। यह झारखंड की पहली रामसर सूचीबद्ध आर्द्र भूमि है। ठीक है। स्थापना, वर्ष 1991 में इस अभयारण्य की स्थापना इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किया गया था। उधवा झील जो अभयारण्य है पक्षियों के लिए है, ये साहिबगंज में है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में किया गया था ताकि विभिन्न प्रकार की पक्षी की प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण किया जाए। झारखंड में एकमात्र पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित यह अभयारण्य क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदियाँ, अभयारण्य में 2 जल निकाय है, पटनौर और बहरैल, जो एक जल चैनल द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। पटनर तुलनात्मक रूप से एक स्वच्छ जल निकाय है। ठीक है। रामसर अभिसमय क्या है ये, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रामसर अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में यूनेस्को के तत्वावधान में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। भारत में यह अधिनियम 1 फरवरी सन 1982 को लागू हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्तर घोषित किया गया। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र भूमि स्थलों का रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हो रहे हैं या होने की संभावना है। इसे रामसर सूची के भाग के रूप में रखा गया है। इसके बाद हम लोग सारना कोड के बारे में जानेंगे कि क्या है सारना कोड और इसका झारखंड में क्यों चर्चा है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि झारखंड स्थित राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति ने देश भर के अनुसूचित जनजाति संघों से आगामी जनगणना में अलग सारना धर्म कोड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है। मुख्य बिंदु है जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, जो कि जंतर मंतर कहाँ है तो दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय आदिवासी संयम समिति 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व करेगी, जिसमें जनगणना में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए एक अलग धर्म कॉलम की मांग की जाती है। विरोध का आह्वान केंद्रीय सरना समिति सहित अन्य आदिवासी समूह के बीच भी प्रसारित किया गया है, जिन्होंने अलग सरना धर्म कोड की मांग पर जोर दिया है। मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी संगठन दशकों से जनगणना में धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। 2011 की जनगणना में आंदोलन का प्रभाव, 2011 की जनगणना में इस आंदोलन के कारण
4.9 लाख लोगों ने अन्य कुलों में अपना धर्म स्थानांतरित किया है। इसमें 80% से अधिक उत्तरदाता झारखंड से थे, है ना, सबसे ज़्यादा, जिससे इस मांग के प्रति प्रबल क्षेत्रीय समर्थन उजागर होता है। वर्ष 2011 के पश्चात विशेष रूप से पूर्वी और मध्य भारत में आदिवासी समुदाय की बढ़ती एकजुटता के साथ अलग सारना धर्म कोड की मांग ने महत्वपूर्ण रूप से गति प्राप्त की है। सारना धर्म परिचय है। सारना धर्म एक प्राकृतिक पूजक विश्वास है जिसे भारत के कई जनजातीय समुदाय द्वारा अपना गया है। इसे सारना धर्म या पवित्र वनों का धर्म भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे आदिवासी क्षेत्र में केंद्रित है। सारना धर्म की विशेषताओं को देखिए तो ये देख सकते हैं आप इस कॉलम पे सारना धर्म की विशेषताओं के बारे में। एक सेकंड, मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, वे जल वन और जमीन सहित प्रकृति की पूजा करते हैं। वे वनों की रक्षा में विश्वास रखते हैं और पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। वे वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। वे सारुल त्यौहार मनाते हैं। वे नए साल त्यौहार है उनके लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति क्या है उसको हम लोग जानेंगे, चर्चा में क्यों है। झारखंड में जल जीवन मिशन अर्थात JJM 8 जिलों में बाधित हो गया है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित है। मुख्य बिंदु क्या है? JJM के तहत हर घर नल जल योजना, जिसका उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना है, पिछले 2 महीनों से पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, दुमका, गुमला, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा, ये 8 जिलों में ये रुक चुका है। इस निलंबन के पीछे मुख्य कारण है केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न करना, जिसके कारण ठेकेदारों को बकाया भुगतान न होने के कारण काम बंद करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार ने मिशन की गति विधियों को पुनर्जीवित करने और इनमें से तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से 6,324 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुरोध किया है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने दिसंबर 2024 तक झारखंड में 62,55,1717 घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हालांकि अब तक केवल 34,19,100 घरों को ही कनेक्शन मिले हैं, जो लक्ष्य का केवल 54.66% ही है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 79.79% से काफ़ी नीचे है, जिससे लगभग 45% घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। झारखंड सरकार अब केंद्रीय अधिकारियों से आग्रह कर रही है कि मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए लंबित धनराशि शीघ्र ही जारी किया जाए। जल जीवन मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसे हम लोग JJM जल जीवन मिशन शुरुआत वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना में वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है, जिसे बजट 2025-26 में 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और जल कनेक्शनों की कार्यशीलता, जल गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ साथ टिकाऊ कृषि को सुनिश्चित करता है। यह संरक्षित जल का संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत संवर्धन, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, गृह जल उपाचार और इसका पुनः उपयोग सुनिश्चित करता है। विशेषताएं हैं, जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे वर्षा जल संचय, भूमि जल पुनर्भरण और पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन, अन्य सरकारी कार्यक्रम योजनाओं के लिए साथ अभिसारण में किया जाता है। यह मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा इसमें व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार को मिशन के प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है। कार्यान्वयन क्या है? जल समितियां गांव की जल आपूर्ति प्रणाली को योजना बनाती है, उनका क्रियान्वयन करती है, प्रबंधन करती है, संचालन करती है और रखरखाव करती है। इनमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिला सदस्य, स्वयं सहायता समूह, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी शिक्षक आदि से अन्य सदस्य होते हैं। समितियां गांव के सभी उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती है। क्रियान्वयन से पहले योजना को ग्राम सभा में मंजूरी दी जाती है।
वित्त पोषण पैटर्न क्या है? केंद्र और राज्य के बीच निधि बंटवारे का पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 9-10 है, अन्य राज्यों के लिए 50-50 है तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% है। रांची फॉर्म में एवियन फ्लू का प्रकोप रचाचा में क्यों है? हाल ही में रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU के एक पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू का मामला पाए जाने के बाद अधिकारियों ने कुल 325 पक्षियों को मार डाला। उन्होंने पूरे प्रभावित क्षेत्रों को ही सैनिटाइज कर दिया। मुख्य बिंदु क्या है? रोकथाम के लिए उपाय। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक स्थानीय घटना है जो गिनी फॉल्स को प्रभावित कर रही है, जिन्हें फॉर्म में अनुसंधान के उद्देश्य से रखा गया था। अधिकारियों प्रकोप के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का मानचित्रीकरण करेंगे और अधिसूचित करेंगे। 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्थान निगरानी में रहेंगे। H5N1 का पता लगाना। पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थित फार्म में पिछले 20 दिनों में लगभग 150 गिनी मुर्गियां मर गई है। ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्था NISSAD भोपाल ने नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की उपस्थिति की पुष्टि की है। केंद्र सरकार के निर्देश। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने राज्य को रोकथाम उपाय को लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें शामिल है संक्रमित और निगरानी क्षेत्र की घोषणा, प्रभावित परिसर तक पहुंच पर प्रतिबंध करना, आगे प्रसार को रोकने के लिए पक्षियों को मारना। राज्य सरकार का जवाब। राज्य पशुपालन विभाग ने एक सलाह और मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। प्रभावित क्षेत्र में पक्षियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाना। एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है जो शीघ्र ही चालू हो जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे अक्सर बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है। वर्ष 1996 में दक्षिणी चीन में घरेलू जल पक्षियों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की पहली बार पहचान की गई थी। इस वायरस का नाम आगोज गोंगडोंग 1996 रखा गया है। मनुष्य में संक्रमण और संबंधित लक्षण। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव मामले कभी कभी होते हैं। संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाना मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जब लोग संक्रमित होते हैं तो मृत्यु दर लगभग 60% होती है। इसमें बुखार, खांसी, मांसपेशियों में दर्द जैसे हल्के फ्लू जैसे लक्षणों को लेकर निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन समस्याएं, सांस लेने में कठिनाई और यहाँ तक कि मानसिक स्थिति में बदलाव और दौरे जैसे संज्ञानात्मक समस्या भी हो सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी हम लोग देखेंगे पलामू टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है। झारखंड के अधिकारी पलामू टाइगर रिजर्व PTR के बाघ को वापस ला रहे हैं, जो झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भटक गया था। मुख्य बिंदु क्या है इसके? स्थानांतरण का प्रस्ताव। PTR के जो पलामू टाइगर रिजर्व है, उनके अधिकारियों ने बाघ को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को भेज दिया है। मंजूरी मिलने पर बाघ को बेहोश कर PTR क्षेत्र में वापस लाया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया की देखरेख के लिए दिल्ली स्थित वन्य जीव संस्थान में एक टीम की मौजूद रहेगी। गांवों के लिए खतरा। PTR छोड़ने के बाद से बाघों ने मवेशियों का शिकार करके जमशेदपुर और पुरुलिया में ग्रामीणों को आतंकित कर दिया गया है। बाघों की मौजूदगी से दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास लगभग 86 गांवों के निवासियों में भय का व्याप्त हो गया है। चुनौतियों एवं चिंताएं। यह बाघ फिलहाल दलमा वन्य अभयारण्य में फंसा हुआ है और भूख से मर रहा है और जंगल में रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्षेत्र का पहाड़ी इलाका और घनी मानव आबादी स्थिति और अधिक जटिल बना देती है। विशेषज्ञों को डर है कि लंबे समय तक एकांतवास और भोजन की कमी के कारण बाघ अवसादाग्रस्त हो जा सकता है, जिसके कारण वन विभाग को उसके स्वास्थ्य के लिए कदम उठानी होगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया के प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार किया गया था।
दलमा वन्यजीव अभयारण्य जमशेदपुर में स्थित दलमा वन्यजीव अभयारण्य आश्रय हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में भौंकने वाले हिरन, सुस्त भालू और विभिन्न सरीसृप प्रजातियाँ उल्लेखनीय है। 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह वन्यजीव अभयारण्य स्वर्णरेखा नदी के जलग्रहण के क्षेत्र में स्थित है। यह मुख्य रूप से शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है, जिसमें कुछ शुष्क प्रदीपीय साल भी है। यहाँ की मुख्य वृक्ष प्रजातियों में टर्मिनेलिया, जामुन, धोरा, केंदू, करम आदि शामिल है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र है, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया था और यह विश्व का पहला ऐसा अभयारण्य है जहां पद चिन्हों के आधार पर बाघों की गणना की गई है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में है। 1130 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर 226.3 वर्ग किलोमीटर में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की समीक्षा। चर्चा में क्यों है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली और झारखंड में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व किया। मुख्य बिंदु है प्रमुख मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की समीक्षा। बैठक में 17 महत्वपूर्ण परियोजना से संबंधित 21 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 9 परियोजनाएं शामिल थी। सभी परियोजना की कुल लागत 13,501 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। बनारसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसकी कीमत 9,623.72 करोड़ रुपये है, मुख्य फोकस थी। इस परियोजना में 6 पैकेजों में 7 मुद्दे शामिल थे। रणनीतिक स्थानों पर नए NIT पर केंद्रित। बैठक में रणनीतिक स्थानों पर नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था स्थापित करने की सरकार की योजना पर जोर दिया गया। इन NIT का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को पटना तथा कुशल इंजीनियर और तकनीकी पेशेवर की बढ़ती मांग को पूरा करना है। शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा यह संस्था नवाचार, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति देंगे। बनारसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना। यह एक्सप्रेसवे परियोजना भारतमाला योजना के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी। इससे व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उन उद्योगों को लाभ होगा जो समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पर निर्भर है। कुशल परियोजना निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता। सचिव ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित परियोजना मुद्दों के समाधान में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। उसके बाद है, उन्होंने निजी समर्थकों से परियोजना के त्वरित करवाओं के लिए परियोजना निगरानी समूह PMG तथा PMG पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया। PMG तंत्र के केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरण और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से चिंताओं का कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT स्थापना। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। 2000 में उद्योग विकास विभाग को इसमें मिला दिया गया। यह अपने स्वरूप में 27 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया, जब पूर्ववर्ती उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT कर दिया गया। झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा चर्चा में क्यों है? झारखंड में हजारीबाग जिले में 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि की सजावट और लाउडस्पीकर लगने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में झड़प हो गई थी। हिंसक झड़प के दौरान दोनों पक्षों ने पथराव किया। कई दुकानों में वाहनों में आग लगा दी गई। मुख्य बिंदु क्या है? हजारी में सांप्रदायिक झड़प। यह झड़प डुमरिया गाँव में हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार मुसलमानों ने हिंदुस्तान चौक पर महाशिवरात्रि के झंडे लगाने और ध्वनि प्रणाली लगाने का विरोध किया। दोनों समुदाय के बीच बहस बढ़ गई और निकटवर्ती मदरसे से पथराव शुरू हो गया। जवाबी कार्रवाई में हिंदुओं ने विरोधी पक्ष के पत्थर फेंके। आधिकारिक व्यक्त है, अधिकारियों ने लोगों को शांति बनाए और भाईचारे के साथ शिवरात्रि मनाने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटनास्थल पर पुलिस तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
उसके बाद है सांप्रदायिक हिंसा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी एक्ट सांप्रदायिक हिंसा को किसी भी ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जो धर्म, जाति और जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है और सदैव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करता है। सांप्रदायिक हिंसा पर बीएनएस प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 का उद्देश्य है विभिन्न आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को रोकना और दंड करना। यह ऐसे कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान करके सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करता है, विशेषकर जब ये कृत्य पूजा स्थलों या धार्मिक समारोह के दौरान होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी माह के कंप्लीट करंट अफेयर्स को देखें, इसके बाद हम लोग मार्च माह के देखेंगे।